बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मैं और आप बजट स्पेशल में हूँ फ़रीद अहमद ख़ान मिर्ज़ई। नाजरीन, जिस तरह आप सब जानते हैं कि आने वाले चंद दिनों में बजट पेश होने वाला है और ये इस हुकूमत का आखिरी बजट होगा। बजट से मुख्तलिफ़ हलकों में मुख्तलिफ़ राय, कुछ लोगों को खौफ लाक है तो कुछ हलकों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। बजट के मुख्तलिफ़ मौजू पे आज हम बात करेंगे और स्पेशली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और बजट है, इस पे हम स्पेशली बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे खालिद मुमताज़ साहब। आप माहिर इक़्तिसादियात हैं और बैरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हम सर को खुशामदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि बजट से कुछ लोगों को उम्मीदें वाबस्ता है, कुछ लोग परेशान भी है, तो आप क्या समझते हैं कि इस साल का बजट भी कुछ मुनफरिद होगा इस बजट में, या फिर वही खसारे वाला बजट ही जो आम मामूल में होता है वही होगा? देखिए फरीद, उम्मीदें रखना अच्छी बात है। जी सर। और बजट चूँकि एक ऐसा वक्त होता है, ऐसा ये डॉक्यूमेंट है जिसमें लोग तवक्को करते हैं कि शायद कोई रिलीफ मिल जाएगा। जी जी। लेकिन हम एक तरक्की पजीर मईशत हैं, हमारे मसाइल जो हैं वक्त के साथ साथ कम होंगे। जी रिलीफ जो है वो टैक्स के लिहाज से लोग तवक्को रखते हैं और तनख्वाहों में इजाफे के लिहाज से रखते जी हैं। जी। तनख्वाहों में इजाफे के लिहाज से तो शायद रिलीफ की उम्मीद रखी जा सकती है, जी। लेकिन जो टैक्स का निज़ाम है वो भी हमारी मईशत में शुरू की बिल्कुल उसकी स्टेजेस हैं। सर, तनख्वाहों में तो इजाफे की समरी शायद गालिबन 10% इजाफे की वो मंजूरी दी जा जी चुकी जी है। जी ये जी। तो बजट आएगा तभी पता चलेगा। सर, डेवलपमेंट बजट सबसे ज़्यादा रखा गया है इस दफ़ा, तो इसके क्या असरात होंगे? सिर्फ बजट बढ़ाने का भी फ़ायदा है सर, या डेवलपमेंट बजट को इस्तेमाल में और बजट बढ़ाने में सर कितना फ़र्क है सर? इस पर ज़रा। देखिए, ये दो स्टेजेस हैं। पहले डेवलपमेंट बजट का होना जी और फिर उस डेवलपमेंट बजट का उस तरीके से इस्तेमाल किया जाना जिस कि उस तरीके से तरक्की ज़्यादा से ज़्यादा हासिल की जा सके। जी खुशाइन बात यह है कि डेवलपमेंट बजट बढ़ा दिया गया है। जी। दूसरी स्टेज है कि उस डेवलपमेंट बजट को वैसे ही खर्चा जाए ताकि वो तमाम अहदाफ हासिल कर सकें आप। सो बढ़ाना पहली स्टेज है, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी बात है कि बढ़ा दिया गया है, और उम्मीद रखते हैं कि बढ़ाने का जो मकसद है कि वो डेवलपमेंट आम इंसान तक पहुंच सके, वो इसको कहना शायद ये वक्त से पहले होगा, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले सालों में ये डेवलपमेंट के जो अच्छे आसार हैं ये आम इंसान तक पहुंच सकेंगे। खालिद साहब, ये डेवलपमेंट बजट के इस्तेमाल की जहाँ तक बात है, आप देख लें सर, मोस्टली हम पंजाब में देखें तो ये रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली जो लाहौर है, जो मोटरवे के करीब इलाके पड़ते हैं। तो सर, ये जो रूरल एरियाज़ है उसमें बजट नहीं जा रहा है, डेवलपमेंट बजट, तो उन इलाकों में हम कैसी तरक्की करेंगे? मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपने जब पौधों को पानी देना होता है ना, जी जी, तो एक उसका बड़ा चैनल होता है, फिर छोटा चैनल होता है, फिर छोटा चैनल होता है। तो पानी पहले बड़े चैनल्स में आता है, जी जी, वहाँ से छोटे चैनल में जाता है। तो चूंकि आबादी की कंसंट्रेशन जो है वो शहरों के नज़दीक ज़्यादा है, जी जी, इसका मतलब है कि जो तरक्याती काम होंगे वो उस आबादी के लिए पहले होंगे जो ज़्यादा है, और देहात में आबादी रिलेटिवली फैली भी है। तो जब भी तरक्याती बजट खर्च किया जाएगा वो आबादी पे खर्च किया जाता है, जी वो जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर खर्च होगा। इसलिए इंप्रेशन ये आता है कि शहरों में तरक्की ज़्यादा होती है। जी तो वो एक नेचुरल रीज़न है जी, कि जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर पैसा भी ज़्यादा खर्चा जाएगा। जी जी, अभी थर के अंदर बहुत से मसाइल हैं, फ़र्ज़ करें जी जी, सहरा है, और हमने अनफॉर्चुनेटली माइल न्यूट्रिशन है, वो खुराक का मसला है, खुश्क साली है। लेकिन जिस मईशत के निज़ाम में हम चल रहे हैं उसमें जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं वहाँ पैसे भी खर्चे जाएंगे, इसलिए कम आबादी तक पहुँचते पहुँचते टाइम ज़्यादा लग जाता है, और कोई बात नहीं है। सर, वैसे तरक्याती बजट अगर हम देख लें उसकी तकसीम ऐसा है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा इस बार देंगे, उसके बाद सिंध, फिर KPK, फिर बलूचिस्तान। दुनिया में देख लें सर, सिंकियांग प्रोविंस है चाइना का, वहाँ जब
सेपरेटिस्ट मूवमेंट से ज़्यादा जोर पी थी, तो चाइना गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट बजट जो है वो सिंकियांग प्रोविंस में ज़्यादा कर दी। अनफॉर्चुनेटली सर यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। तो बलूचिस्तान में चूँकि सर हालात ऐसे नहीं है, आवाम ज़रा क्योंकि डेवलपमेंट भी काम भी इतना नहीं हुआ, तो क्या आप नहीं समझते कि डेवलपमेंट बजट बलूचिस्तान का ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू पंजाब, सिंध या के पी के, ताकि जो लोग हैं वो कौमी दायरे में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें? फरीद, आपका बिल्कुल एक सवाल दुरुस्त है, लेकिन हम बहैसियत कौम बहुत ज़रूरी है कि बजट को और सियासत को अलग अलग सोच सकें। जी जी। लेकिन ऐसा कहना शायद ये एक बड़ी थ्योरेटिकल सी बात है। पंजाब आबादी के लिहाज से बड़ा है, पंजाब वसाइल के लिहाज से बड़ा है, और अगर आप बजट की तकसीम देखें तो वो भी आबादी के लिहाज से ही होती है लार्जली मूमन। और पंजाब ये करता है कि चूंकि पंजाब का रोल आबादी में ज़्यादा है, वो प्रोडक्टिव सूबा है, वो बाकी सूबों की डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। लेकिन हम जब भी बजट में कोई तकसीम करने की कोई बुनियाद रखेंगे, वो कोई बुनियाद होगी, चाहे वो रकबा होगा किसी सूबे का, चाहे आबादी होगी या कोई और बुनियाद होगी। चूँकि दुनिया भर में जो ये आपकी जो बुनियाद है बजट को खर्च करने की वो आबादी होती है, तो लामहला पंजाब के हिस्से ज़्यादा ही पैसे आते हैं आबादी की वजह से। आबादी की वजह से आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपने सिंकियांग की मिसाल दी। बलूचिस्तान हुकूमत के एजेंडा पे है और प्रायोरिटी पे है। उसकी वजह है कि बलूचिस्तान में कुछ सियासी इश्यूज़ हैं। आपको पता है कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी एग्जिस्ट करती रही, और हिस्ट्री में भी आपको पता है कि बलूचिस्तान के मसाइल रहे, और हमें शायद उनको मज़ीद तवज्जो देनी चाहिए हल करने के लिए। बजट की हद तक अगर आप पर पर्सन बजट निकालें पंजाब का और पर पर्सन बजट निकालें दूसरे सूबों का, तो पंजाब का पर पर्सन बजट कम होगा। जी जी। तो इससे जाहिर ये होता है कि हुकूमत तरजीह देती है। हाँ, अगर मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपका लेट से $100 पर पर्सन में पंजाब आता है, तो बाकी सूबे में 100 से ऊपर ही आएगा। जी बिल्कुल। लेकिन टोटल में यकीनन पंजाब की आबादी बड़ी है तो ज़्यादा बजट एलोकेट हो जाता है। ये एक आम ख्याल रहता है, मगर जब हम पूरी तकसीम कर लें तो वो पंजाब के हिस्से में इतना आता नहीं है। हाँ, देखिए आम ख्याल जो ना, वो एक जो लेमैन है, वो बड़ी मासूम सोच होती है उसकी। मैं उनको मासूम सोच कहूँगा। जी जी। उनकी बड़ी छोटे छोटे खुशियाँ होती हैं। जी बिल्कुल। और माज़रत के साथ जो चीज़ें मीडिया में आती हैं या अखबार में आती हैं, वो उनकी फ़र्क पिक्चर होती है थोड़ी सी। जी बिल्कुल। मतलब वो एक स्पाइस होता है, वो मज़ेदार चीज़ होती है, लेकिन जो इकोनॉमिक रियलिटी है वो ज़रा डिफरेंट है। जिस सूबे की आबादी प्रोडक्टिव ज़्यादा होती है, ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट करती है पैदावार में, टैक्सेस में, माशी तरक्की में, तो लामहला उनका राइट भी ज़्यादा बनता है वसाइल के ऊपर। बिल्कुल। और हम कोशिश कर रहे हैं, मेरी ज़ाती फीलिंग है कि कोई इसमें कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है। जी जी। लेकिन हम बड़ी दिल से कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सारे सूबों की आवाम को एक कम से कम एक बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो सब उस तक आ सकें। सर, ये आम आदमी को असल में टेक्निकल चीज़ों की समझ नहीं होती, शायद वो इसलिए आम एक तासुर जो है वो गलतुल-आम सर एक मैं कहूँगा कि तासुर है। देखिए फरीद, हम हमेशा पहले अपनी महरूमी देखते हैं। जी। ये कुदरती बात है। जी बिल्कुल। मैं पहले देखूंगा मेरे पास क्या नहीं है। जी। तो वो इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ पर वसाइल कम जाते हैं वहाँ पर एहसास महरूमी ज़्यादा होता है, ज़्यादा बढ़ जाती है, और हमें उसको एड्रेस करना चाहिए। जी। लेकिन वो एक रात में नहीं हो जाएगा, वो एक साल में नहीं हो जाएगा। अभी अगरचे यहाँ पर मैं कोई सियासी पिक्चर पेश नहीं कर रहा, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क की तारीख में पहली मरतबा एक सिविलियन गवर्नमेंट से दूसरी सिविलियन गवर्नमेंट को इक़्तिदार ट्रांसफ़र हुआ। जी। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ये 2-3 बार अगर ऐसी क्वांटिन्यूटी से चल पड़ा तो आप देखेंगे ये जो आपके माली मसाइल हैं वो वैसे ही ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जब गवर्नेंस के मसाइल ठीक हो जाते हैं तो जो मालियात है और मईशत है ये ऑटोमेटिकली ठीक लाइन पे आना शुरू हो जाती है। बहुत सारे मसाइल का हल डेमोक्रेसी की स्टेबिलिटी भी है सर। मैं तो कहता हूँ कि बहुत सारे मसाइल का हल ये इसकी स्टेबिलिटी है, और सारे हल का अंडरलाइंग जो स्टेबिलिटी इसी के अंदर है।
जी खालिद साहब, एक आम तासुर है कि गवर्नमेंट बजट, जब भी बजट आता है तो वो आवाम को रिलीफ नहीं मिलती, स्पेशली जो मिडिल क्लास लोग जी। हैं। मगर आवाम शायद ये नहीं देखती कि मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनसे हमारी गवर्नमेंट कर्जा लेती है, उनका काफ़ी दबाव होता है गवर्नमेंट पे कि आप ये टैक्सेस बढ़ाएं, ये प्राइसेस बढ़ा दें। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? कुछ इस तरह, इस अंदाज में कहें ताकि आम आवाम को ये बात समझ आ जाए। देखिए, इसको समझने का बहुत आसान तरीका है। तबकाती फ़र्क हमारे यहाँ नुमाया है। जी तबकाती फ़र्क ओवर द टाइम बिल्ड किया हमने। एहसास महरूमी तबकाती फ़र्क की वजह से है, जी जी वो मईशत के इम्बैलेंस की वजह से नहीं है। हम इसको मिक्स कर जाते हैं। आम आदमी को रिलीफ जो है, अब आम आदमी और आपके साथ मिडिल क्लास या जो गरीब आदमी है, उनका रिलीफ इस चीज़ में है कि उनको आमदन के वसाइल बढ़ाए जाएं और अखराजात के बढ़ने में कमी की जाए। जी जी जबकि देखिए, बड़ी सादी सी हकीकत है, जो किसी का खर्चा है वो मेरी आमदन है, जी और जो मेरा खर्चा है वो किसी की आमदन है। बिल्कुल। तो अगर आमदन में इजाफा होगा तो खर्चों में इजाफा होगा, तो जिसकी आमदन हमारे खर्चों से वाबस्ता है उसकी भी आमदन में इजाफा होगा। बिल्कुल। हम इन्फ्लेशन को हमेशा लिंक करते हैं खर्चों के साथ। जी अगर मेरे घर में फ़र्ज़ करें 2 मुलाजिम काम करते हैं, या मैंने घर में 4 सहूलियात ली हुई हैं जिसमें टेलीफोन, बिजली, गैस है, तो जो मेरी तरफ से उनको बिल जाता है या तनख्वाह जाती है वो उनकी आमदन है, जी और जो मेरी आमदन आती है मेरे एम्प्लॉयर से या मेरे कारोबार से आती है। तो हम सारे एक दूसरे का खर्चा और आमदन होते हैं। इनमें बराबर इजाफा होगा तो सबकी आमदन बढ़ेगी। जी बिल्कुल। हम समझते हैं कि खर्चे कंट्रोल कर दिए जाएँ और आमदन बढ़ जाए। अगर खर्चे कंट्रोल करेंगे इसका मतलब किसी की आमदन को कम कर रहे हैं। तो हमें इसको ऐसे सोचना चाहिए। और रिलीफ का मतलब है कि हमारी जो आमदन है हमारे खर्चों से थोड़ी सी ज़्यादा हो। जी हाँ, वो एक मुश्किल सूरत हाल होती है हुकूमत के लिए कि वह तमाम शहरियों के लिए ऐसे मौके प्रोवाइड कर सके। और जो हमारा जिसको हम सरमायादाराना निज़ाम कहते हैं, सरमायादाराना निज़ाम के अंदर ज़िम्मेदारी इंडिविजुअल की होती है अपनी फाइनेंशियल वेलबींग की। स्टेट आपको एक सपोर्ट कर सकती है कि आप उस लेवल से नीचे ना चले जाएं। जी जी और चूंकि हम ज़ाती तौर पे आज़ादी चाहते हैं, चाहे वो माली आज़ादी हो, माशी आज़ादी हो, शख्सी आज़ादी हो, जी तो हमें थोड़ा सा सोचना है अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेने पे। जी बिल्कुल। अपने लिए हुकूमत का काम है कि वो आपके लिए माशी तरक्की का एनवायरनमेंट क्रिएट करे, और उस एनवायरनमेंट से, उस माहौल से फ़ायदा लेना हमारी ज़ाती ज़िम्मेदारी है। और हमें लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इसको समझना चाहिए कि आपकी मेहनत आपके लिए रिलीफ का बायस बनेगी। जी बिल्कुल। हुकूमत माहौल पैदा कर देगी, चाहे कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो कोई डेमोक्रेसी है या और हुकूमत है, जो माहौल पैदा करेगी लोगों के हालात बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल। मगर सर, ये IMF वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है हमारी गवर्नमेंट पे, सर आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, वो कुदरती है। जैसे अगर मैंने किसी को पैसे दिए हों और उसने मेरे पैसे वापस करने हैं, और मुझे ये नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से वो अपने मामलात को चला रहा है उस तरीके से मेरे पैसे डूब जाएंगे, जी, तो मैं उसका क्या करूँगा? प्रेशर डाल, मैं उसको एडवाइस करूँगा जी कि जी भाई आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें, इसको ऐसे करें। सरमायादाराना निज़ाम के अंदर हुकूमत का जो ज़राए आमदन है वो टैक्सेस है। जी हमने कुछ सालों में अपने जो हमारा टैक्स का इदारा है उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं, बहुत से हम इस्लाहात लेकर आए हैं। हम चाह रहे हैं कि टैक्स देना एक कल्चर बन जाए, तो वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आएँ। अब ये एक हमारे लिए कल्चरल शिफ्ट है कि सब लोग टैक्स देंगे। जी इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे ही देता हूँ कि 70s में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि सारे शहरियों को शनाख्ती कार्ड होगा। जी और जब ये हुकूमत ने मेक श्योर किया कि हर एक अपना शनाख्ती कार्ड हो, लोग हैरान थे कि हम सबका शनाख्ती कार्ड होगा। जी और अब देखें, नादरा इन प्लेस है, सबका शनाख्ती कार्ड है, हम सब एक लीगल आइडेंटिटी हैं। इसी तरह सबको टैक्स देना होता है, क्योंकि हम बहैसियत शहरी सहूलियत इस्तेमाल कर रहे हैं। जी मैं सड़क इस्तेमाल करता हूँ, मैं हुकूमत की इससे बालातर के सिक्योरिटी हालात क्या हैं, हम तमाम इदारों की खिदमात इस्तेमाल करते हैं, जी बिल्कुल। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मैं जब शाम को दफ्तर से घर जाता हूँ तो जो सारी लाइटें रोड्स पे जल रही हैं,
वो मेरे लिए जल रही हैं। बिल्कुल। तो अगर मुझसे मेरी आमदन का एक हिस्सा मांगा जाए उस यूज़ इस्तेमाल करने के लिए, तो वो अभी यकीन करें, अभी आप कई मरतबा पढ़े लिखे लोगों से बात करते हैं तो वो टैक्स से पहले उसका जवाज मांगते हैं जी। कि हम क्यों टैक्स दें, हम क्यों टैक्स दें। वेस्ट में ये कल्चर नहीं है। टैक्स जो है वो आपको बताना है कि मैं क्या कमाता हूँ, आप नील रिटर्न फाइल करेंगे, आप बताएंगे मैं क्या कमाता हूँ क्या खर्चता हूँ, और जो मेरा आमदन है उसका एक हिस्सा मैं हुकूमत को देता हूँ और इसी से हमारे मुल्क का निज़ाम चलता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब वो हमारा ज़राए आमदन है, और जो हमारे डोनर्स होते हैं, चाहे वो IMF है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे कोई और डोनर है, वो इस चीज़ पे बहुत स्ट्रेस देता है कि आपका अपना ज़राए आमदन स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी कर्जे से जान छूटेगी। जी। वरना अगर हमारे अखराजात खड़े रहें और आमदन हमारी ना बढ़े तो लामहला हम इदारों से कर्जे लेते रहेंगे। सर, इस दफ़ा जो सिफारिशात कमेटी ने कुछ सिफारिशात दी हैं मिनिस्ट्री ऑफ ये फाइनेंस को, उसमें सर एक और इस्तिलाह शामिल कर दी गई है, यूनिटरी टैक्स कलेक्शन। सर, इससे क्या मुराद है? ये कोई अलग से कोई वो है टैक्स कलेक्शन का? देखिए, टैक्स के निज़ाम बुनियादी तौर पे अगरचे बहुत सी बहस हो सकती है, लेकिन बुनियादी तौर पे टैक्स का निज़ाम चलेगा दो बुनियादों पे। जी। एक बुनियाद ये है कि हमारे सारे शहरी 5% टैक्स दें, फ़र्ज़ कर लीजिए। जी। इससे बालातर कि उनकी आमदन कम है कि उनकी आमदन ज़्यादा है। दूसरा निज़ाम यह है कि जिन लोगों की आमदन ज़्यादा है वो 5% के बजाय 10% या 20% टैक्स दें, ठीक। और उनसे, उनकी आमदन से जो जहाँ पर महरूमिया तबके में या डेवलपमेंट वो कैरी ऑन की जाए। दुनिया भर में इनका कॉम्बिनेशन चलता है कि जो लोग ज़्यादा कमाते हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाए, और जो लोग नहीं कमाते या कम कमाते हैं उनसे एक मिनिमम पॉसिबल रेट पर टैक्स लिया जाए। जी। तो जो यूनिटरी है, ये यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स है, इसका मतलब है कि जो आपने एग्जेम्पशंस दी हुई हैं कम आमदनी तबके को, उनको ज़रा कम किया जाए। और हमें इल्म है कि हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो आबादी है वो को बहुत अमीर लोग नहीं हैं, मिडिल क्लास भी छोटी है, गुर्बत हम कहते हैं ज़्यादा है। तो बड़े तबके से टैक्स कलेक्ट करना कम अज़ कम टैक्स के लिहाज से अक्लमंदी होती है। अगर आप सिर्फ अमीर लोगों से टैक्स लेंगे तो इसका मतलब बहुत बड़ी आबादी जो है वो आप छोड़ देंगे, आप उससे टैक्स नहीं लेंगे। हाँ, लोगों के जहन में एक सवाल है कि जी हमें इस टैक्स देने के बाद क्या मिल जाएगा। हमें ये फैसला करना है क्या हमें पहले टैक्स देना है या क्या हमें पहले सहूलियात डिमांड करनी है। जी। हम लोग, इसमें कोई मजहबी बहस नहीं है, लेकिन हम में से कोई ज़कात से इनकार नहीं करता, बिकॉज हमारा यकीन है कि 2.5% जो है 2.5% देना है, लेकिन हम टैक्स से इनकार करेंगे क्योंकि हमारा उस पर यकीन नहीं है। जी बिल्कुल। ये बुनियादी हो जाए। खालिद साहब, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आएंगे और तालीम सर बजट का बहुत गहरा ताल्लुक है, इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। खालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे बजट और तालीम के जो रिश्ता है और जो मसाइल है, पाकिस्तान को जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उन मसाइल को हम किस तरह से हल कर सकते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बजट पे बात कर रहे हैं और अब हम बात करेंगे तालीम और बजट का जो रिश्ता है और पाकिस्तान को जिन तालीमी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उन तमाम मसाइल पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खालिद मुमताज़ साहब, आप माहिर इक़्तिसादियात हैं। खालिद साहब, तालीम का बहुत ज़्यादा मसला है। आर्टिकल 25A के मुताबिक हर बच्चे को तालीम देना लाजमी है, जो जिनकी उम्र 5 साल से लेके 4 साल से लेके 16 साल तक है, उनको तालीम देना लाजमी है। मगर आप देख रहे हैं सर, हमारे मुल्क में तालीम का बहुत ज़्यादा कोई फुकदान है। सर, इस बारे में क्या ख्याल है आपका? ये आपकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है, और आपने जिस आर्टिकल जिक्र किया उसमें तालीम का हक तमाम शहरियों का और हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो तालीम मैसर करे। लेकिन देखिए, हुकूमत के फ़राइज़ में तालीम के अलावा और भी चीज़ें जिसमें उनकी जान, माल, इज़्ज़त की हिफाजत भी है। जी बिल्कुल। और लोगों को भूख से भी नहीं मरना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं आपके सामने छोटा सा एक सिनेरियो पेश करता हूँ कि एक बच्चा भूखा है और वो गैर तालीमी याफ्ता है,
आप उससे पहले क्या चीज़ देंगे? भूख सर, भूख भूख। मिटा ज़रूरी है। चंद दिन पहले बड़ा अखबारों में आ रहा था, थर में कहता है, कुछ बच्चों की अमवात भी हुई, बहुत अफसोसनाक बात है। जब ऐसे मामलात होते हैं तो फिर शायद तालीम पस मंज़र में चली जाती है। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि तालीम के साथ हम लोगों को आदत है कि एक टेंजिबल इफ़ेक्ट देखने की। जी। तालीम एक इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट होती है जो नज़र नहीं आती। अगर आज आप तालीम देना शुरू करते हैं एक जनरेशन को, तो उसके असरात 20 से 25 साल के बाद नज़र आना शुरू होते हैं। और हमारी हुकूमतें, चाहे वो जमहूरी हों गैर जमहूरी हों, तालीम की हैसियत को मानती हैं। हमारा इशू रहा है कॉन्टीन्यूटी का, उस वजह से तालीम की चीज़ें अफेक्ट हुई। दूसरा इशू ये है कि तालीम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जी बिल्कुल। हमारे पास शॉर्ट टर्म मसाइल बहुत ज़्यादा रहे, सिक्योरिटी सबसे ऊपर, पीने का साफ़ पानी, सैनिटेशन, मसला है। हेल्थ। शायद एजुकेशन इसलिए ज़रा पस मंज़र में चलेगी। बिल्कुल। और यही वजह है कि जब हुकूमत ने उसको ना चाहते हुए भी उसको थोड़ा पस मंज़र में गई, तो फिर प्राइवेट सेक्टर ने इसको कैपिटलाइज़ किया और फिर प्राइवेट स्कूल्स डेवलप हुए, बिल्कुल। एक कमर्शियल प्रॉपोजिशन बन गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि सूबों की हद तक जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने बड़े इनिशिएटिव्स लिए। जी। पंजाब ने फ्री टेक्स्ट बुक्स और तमाम देहात में एनरोलमेंट कंपलसरी कर दी। कंपल्सरी कर दी। ऐसे फिर दूसरे सूबों ने इसको फॉलो किया। उम्मीद है कि अगर ये ट्रेंड बरकरार रहे तो ये जो आम शिकायत है तालीम से महरूमी की, ये वक्त के साथ दूर हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि तालीम से महरूमी में वालिदैन का भी किरदार है। बिल्कुल। वालिदैन के लिए ये फ़ैसला करना है कि एक बच्चे को आपने 6-7 साल की उम्र में या 4-5 साल की उम्र में उसके ऊपर आपने इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट करनी है 10 साल के लिए, या उसको आपने किसी कोई हुनर सीखने के लिए भेज देना है। चूँकि अगर आप हुनर सीखने को भेजते हैं तो बच्चा 12-13 साल में अर्निंग हैंड बन जाता है, हमें वो नज़र आता है। लेकिन तालीम में इतनी जल्दी नहीं बनता। तो जिम्मेदारी दोनों तरफ है। माशरे का भी बिल्कुल सर, माशरे का बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा रोल है। हमें एज़ वालिदैन, एज़ माशरा ये फ़ैसला करना है कि हम शायद 10 साल मुश्किल से गुजार लेंगे अपना पेट काट के, लेकिन बच्चों को तालीम से आरास्ता कर दें ताकि अगली जनरेशन जो है वो उसके अंदर ये शिकायत ना हो। बिल्कुल सर, आपकी इस बात से मैं टोटली एग्री करता हूँ। सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं सर। मैं ऐसे बच्चों से मिल चुका हूँ जो कहते हैं हमें स्कूल जाने का शौक़ नहीं है। सर इस मसले का अब क्या हाल है? ये तो बच्चों को शौक़ ही नहीं है, स्कूल भी है, गवर्नमेंट भी, वालिदैन भी खर्चा कर रहे हैं, बच्चे ही सर वो उनका एक दिमाग जो है वो उस तरफ है नहीं, वो कहते हैं हमें पढ़ने का शौक़ नहीं है। इस मसले से हम कैसे निकलेंगे? देखिए, जो बचपन होता है ना, उसमें शौक़ बहुत सारी चीज़ों का होता है। जी। तालीमी निज़ाम जिस तरीके से तालीम दी जाती है वो तरीका बड़ा मैटर करता है। जी बिल्कुल। मतलब मुझे याद है कि हमारे ज़माने में हमारी स्कूल में पिटाई भी होती थी। जी। अब वो हर स्कूल के बाहर लिखा है मार नहीं प्यार। तो वो के जो असातिज़ा कराम है वो मार पीट से इज्तनाब करें। हमें अपनी बुनियादी तालीम के अंदर बच्चों के लिए एक्साइटमेंट पैदा करनी है। वो अभी स्टेज हमारी आई नहीं है एक्साइटमेंट की, चाहे वो बुनियादी तालीम है, चाहे वो सेकेंडरी है, चाहे हायर एजुकेशन है, उसकी ज़रूरत भी है। सर कुछ डेटा नाज़रीन को मैं बताना चाहूँगा आपसे भी सर। कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट लंदन एजुकेशन इंडेक्स के मुताबिक जनूबी एशिया में सिर्फ अफ़गानिस्तान से हम आगे हैं, बाकी सबसे हमारा बजट कम। जीडीपी के सिर्फ 2% जो हम खर्च करते हैं एजुकेशन पे सर। अब सर यहाँ पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, अब यहाँ क्या कहेंगे सर आप? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। चंद दिन पहले मैंने अखबार में एक बहुत मज़ेदार एक हाफ पेज का इश्तिहार था जिसपे हमने फाइनेंस मिनिस्टर को बर्थडे विश की। जी जी। और वो कुछ इदारों की तरफ से था, और फिर साथ ये भी था कि हम भी आपसे तवक्को करते हैं कि आप तालीम पर बजट का 4% खर्चने का वादा पूरा करेंगे। जी। ये बहुत अच्छी बात है अगर हम 4% तक पहुँच जाएँ। अभी हम गालिबन 2% के आसपास 2% खर्च करते हैं, जीडीपी खर्च करते हैं। अभी
चंद दिन पहले हम किसी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे थे कि 2019 तक पाकिस्तान अगर इसी तरह चलता रहा तो इस हालत में आ जाएगा कि वो हमारे डोनर्स के पास ना जाए, IMF के पास ना जाए। ये 4% एकदम से नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। और यहाँ हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो जो भी निज़ाम के अंदर बेहतरी लाई जा सकती है अपने माली निज़ाम में, वहाँ से कुछ कंट्रीब्यूट करके तालीम की तरफ शिफ्ट किया जाए। और हम तवक्को करते हैं कि आने वाले सालों में अगर आज ये 2% है, ये 2.25%, 2.5%, 3%, ताकि अगले 5-6 सालों तक ये बजट हम 4-5% तक ले आएँ, और ना सिर्फ ले आएँ बल्कि उसका इंतहाई एक इफ़ेक्टिव तरीके से उसको खर्च भी किया जाए। सर बजट 2% या 4%, इस्तेमाल भी एक बहुत अहम इशू है। आप नहीं समझते सर, हम जितना भी इस्तेमाल करते हैं बस वगैरह में, बिल्डिंग वगैरह पे बहुत ज़्यादा हमारा फोकस रहता है जो नज़र आती है, हम उन चीज़ों पे नहीं जाते जिनकी ज़रूरत है। बेसिकली हमारे एजुकेशन स्टैंडर्ड उतना बेहतर नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और मैं भी फॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन स्टैंडर्ड उतना बेहतर नहीं है। बजट के इस्तेमाल के बारे में क्या कहेंगे, चाहे वो 2% GDP का या 4%, इस्तेमाल में भी तो सर फ़र्क है। देखिए फरीद, इसमें कोई शक नहीं है कि सिर्फ 4 या 2% मैटर नहीं करता, बल्कि जो हिस्सा दिया गया तालीम को उसको इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है वो बहुत मैटर करता है। सिस्टम के अंदर लीकेजेस होती हैं, इनएफिशिएंसीज होती हैं जो वक्त के साथ दूर की जाती हैं, और हुकूमत को इस पे एक डेलिब्रेट एफर्ट करनी है कि अगर बजट कम भी है, जिस तरह अगर मसलन पानी कम है तो आप क्या करेंगे, उसका इंतहाई उसका जो मसरफ है बहुत देख के करेंगे। बिल्कुल छोटी सी मिसाल, अगर मेरे घर में इस्लामाबाद में पानी कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जब पता लगे पानी नहीं आ रहा हम बिल्कुल कम इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल। और जब आ रहा तो उसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, ये छोटी सी मिसाल है। अगर 2% है तो उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है, और ये इम्प्रूवमेंट ज़रूर हो सकती है। और ये इम्प्रूवमेंट हुकूमत को अपनी जो एजुकेशन गवर्नेंस है, ख़ासकर प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे, उसको बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर करना होगा। सर 18वीं तरमीम के बाद तालीम अब सूबों के हवाले कर दी गई। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के मुताबिक सर के दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा के जितने भी सर मेंबर्स हैं उन तमाम ममालिक में नाखवानदगी का ख़ात्मा हमें करना होगा 2015 तक। जिस रफ्तार से सर हम चल रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर्स है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, पंजाब में 2041 में हम ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो उनका वो अचीव करेंगे। सिंध में 2047 तक, KPK में 2064 तक, जबकि बलूचिस्तान में अनफॉर्चुनेटली 2100 तक। क्या कहेंगे सर इस बारे में? सूबों में भी फ़र्क आ रहा है, वो उसमें भी सर वो कुछ नेचुरल फैक्ट्स भी हैं, कुछ हमारी कमज़ोरियाँ भी हैं, कुछ माशरे की कमज़ोरियाँ हैं। सर क्या कहेंगे इस मालूम, हम कैसे जल्द अज जल्द ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है उसको अचीव करें? देखिए ये शुमारियात में जो तरक्की याफ्ता ममालिक के आपने कुछ यहाँ शुमारियात पेश की हैं, वो बड़ी कंजर्वेटिवली बनाई जाती हैं जी। और जो तरक्की पजीर मुल्क होते हैं वो उतना कंजर्वेटिवली अपने जो तखमीने हैं वो उस तरह नहीं लगाते। मैं आपको इल्म महदूद है इन शुमारियात के बारे में, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है कि हम 2019-21 तक इस स्टेज पर शायद नहीं पहुंच सकेंगे। जी। अभी हमने जो 18वीं तरमीम के तहत सूबों के इख्तियारात में इजाफ़ा कर दिया, ये बहुत खुशाइन बात है। इसकी मिसाल वैसे ही है कि वालिदैन अपने बच्चों को ख़ुद मुख्तारी दे दें एक ख़ास उम्र में। जी। वो ख़ुद मुख्तारी देंगे तो वो अपने ज़िम्मेदारियाँ एहसन तरीके से उठाएंगे। सूबों इख्तियारात दे दी गए, अब तालीम सूबे ख़ुद से ख्याल करेंगे। जो सूबा अच्छा मॉडल पेश कर रहा है दूसरे सूबे उसको फॉलो करेंगे। हमें इसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि 2019 या 21 तक गुर्बत का ख़ात्मा हो जाएगा या सारे बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे। हमें इसकी फ़िक्र ज़्यादा करनी चाहिए कि हमारी सिमत उस तरफ हो। 2 साल आगे क्या, 2 साल पीछे क्या, 5 साल आगे क्या, शायद उससे हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना हमारी गैर दुरुस्त सिमत से फ़र्क पड़ेगा। एक बार सिमत दुरुस्त हो जाए तो अगले 2 हुकूमतों में, 4 हुकूमतों में हम इंशाल्लाह किसी बेहतर जगह पहुंच ही जाएंगे। और आपने जिक्र किया कि मुख्तलिफ सूबों में हालात फ़र्क हैं। देखिए जब एक कौमी हम आहंगी होती है ना,
तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि पंजाब में सिर्फ खात्मा हो जाए और सिंध में ना हो बिल्कुल और बलूचिस्तान में ना हो। बिल्कुल सूबे बॉर्डरलेस हैं, बिल्कुल जितने आप मौके ज़्यादा पैदा करेंगे, मिसाल के तौर पे कोई पाबंदी नहीं है कि पंजाब में आके कोई बाकी सूबों के लोग काम नहीं कर सकते या सिंध में या जाके तालीम हासिल नहीं कर सकते। थोड़े बहुत मसाइल हैं जिन पे हम काबू पा सकते हैं। बिल्कुल। तो जब आपका यूनिट डेवलप होता है तो उसके इफ़ेक्ट बाकी यूनिट्स पे या सूबों पे लामहला ट्रांसफ़र होते हैं। तो जो आपने शुमारियात पेश की हैं वो इंडिपेंडेंट हैसियत में कैलकुलेट की जाती हैं, और जबकि हकीकत में सूबों की हैसियत आज़ाद तो है लेकिन आपस में लिंक्ड है, कनेक्टेड है। अब मुझे बड़ी खुशी होती है जब पंजाब के बहुत अंदरूनी शहरों तक दूसरे सूबों के लोग आके काम करते हैं। ज़ाहिरी बात है वो जो फ़ायदा होता है वापस जाता है। इसी तरह जो और सूबे हैं, पंजाब है, केपी है, बल्तिस्तान है, इन सब की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, और जब ये शेयर करेंगे तो ये शुमारियात बहुत नीचे आ जाएंगे, मुझे उम्मीद है। बिल्कुल इंशाल्लाह। सर हम प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है कि तमाम जितने भी अफराद हैं, चाहे वो जिस भी सिंफ से उनका जिक्र करें। सर माजूर अफराद का बड़ा मसला है, माजूर अफराद की तालीम का बहुत ज़्यादा मसला है, इस पर हम पहले बाकायदा प्रोग्राम कर चुके हैं सर, मगर मैं चाहूँगा कि आप इस बारे में कुछ कहें। माजूर अफराद के इदारे कम हैं और हैं भी, वो मोस्टली जो है वो रूरल एरियाज़ में है, अर्बन एरियाज़ में है, रूरल एरिया में बहुत कम है, जबकि रूरल एरिया में आबादी जो माजूर अफराद की वो बहुत ज़्यादा है। इन मसाइल का हमें बहुत ज़्यादा सामना है। खालिद साहब कैसे इस मसले पर अमल करें? देखिए ये एक समाजी तब्दीली है। माजूर अफराद को पहली बात माजूर समझना, शायद मेरी राय फ़र्क होगी, लेकिन हमें उनको माजूर समझने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल वो किसी और तरीके से नवाजे गए हैं। हमें उनको अपने साथ बिल्कुल वैसे ही शामिल करना है जैसे आम लोग होते हैं। बिल्कुल इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कोई शख्स टांगों पर चल के आता है, व्हील चेयर पर चल के आता है, बिल्कुल कोई शख्स दूर से पढ़ता है, कोई नज़दीक से पढ़ता है। हमें उनको माजूर अफराद कह कर उनको ये एहसास दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि वो माजूर है। बिल्कुल हमें वो तमाम कोशिशें करनी है जहाँ पर वो हमारे साथ हमारी तरह ही काम कर सकें। तो ये एक माइंड सेट की चेंज है। हुकूमत का बजट एलोकेट कर देने से या ऐसे फाइनेंशियल स्टेप लेने से ज़्यादा तब ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम लोग अपने साथ जो माजूर अफराद हैं, जिनको हम माजूर कहते हैं, मेरे ख्याल में वो स्पेशल लोग हैं, उनमें कोई स्पेशल स्किल है जिसको हमें डिस्कवर करने की ज़रूरत है। उस स्किल की बुनियाद पे उनको माशरे में आगे लाया जाए, और हुकूमत का फ़र्ज़ है कि तरजीह बुनियादों पे ऐसे अफराद के लिए उनको ज़िंदगी में शामिल करने के लिए आम लोगों के साथ एक कोटा दिया जाए, जो कि हुकूमती सतह पे 2%, 1% कोटा होता है। उससे ज़्यादा हमारे अपने माइंड सेट चेंज होने की ज़रूरत है कि अगर हमें कहीं नज़र आए तो हम उनको देखना ना शुरू कर दें कि ये शायद कम परफॉर्म करते हैं, ऐसी की बात है। जो ख्वाजा सरा हैं उनका भी बड़ा मसला है हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली। हालांकि इस्लाम ने भी उनको पूरी जो एक आम जो मर्द हैं या औरत हैं उनके हुकूक भी इतने हैं। एक खुशाइंद बात यह है कि आजकल सोशल मीडिया पे एक टीचर हैं आयशा नामी, जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में आजकल पढ़ा रहे हैं, वो ख्वाजा सरा हैं। तो ख्वाजा सराओं को तालीमी दायरे में लाने के लिए हमें क्या इक़दाम करनी चाहिए, या हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं? माशरे का किरदार इस बारे में कैसा है? मेरी राय शायद थोड़ी सी गैर अमूमी होगी जी। उनको ख्वाजा सरा कहना बंद कर दें। बिल्कुल, वो इंसान है, वो हमारी तरह के इंसान है। जिस तरह हमारी किसी की जहनी माजूरी है, जिस्मानी माजूरी है, और देखिए जहनी मसाइल नज़र नहीं आते, हम एक नज़र आने वाले मसले की बुनियाद पे उनको शायद पीछे कर देते हैं। चाहे वो माजूर अफराद हैं, चाहे ख्वाजा सरा हैं, चाहे वो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, वो सारे हम जैसे लोग हैं। उनको ऐसे ही ट्रीट किया जैसे आम इंसान ट्रीट होते हैं, चाहे वो तालीमी इदारे हैं, चाहे वो नौकरियां हैं। अगर उनके एक चीज़ को देखने का अंदाज फ़र्क है तो ये हर इंसान का होता है। उनको बराबर मौके देने चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने शनाख्ती कार्ड बनाने को हुक्म जारी कर दिया। ये बहुत ही खुशाइन बात है, क्योंकि इसके बाद वो हमारे साथ हर वॉक ऑफ लाइफ में काम करेंगे। अगर उनकी सोच फ़र्क है या प्रायोरिटी फ़र्क है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सर बहुत ही कोई बेहतरीन आपने हल बता दिया कि उनको आम इंसान समझा जाए तो वो आम इंसान समझे, का हल है, तमाम मसले हल हो जाएंगे। वक्त देने का शुक्रिया सर। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया।
गुफ्तगू बहुत इंटरेस्टिंग है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमें ख़त्म करना होगा वक्त की कमी की वजह से। सर वक्त देने जी का बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। Thank you very much. नाजरीन आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि हम जल्द अज जल्द इन तमाम मसाइल पे काबू पा लेंगे। आप हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं एट मैं और आप MAYNAURAAP@gmail.com। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक कुछ नए मसाइल लिए, कुछ नए मसाइल का हल लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।